हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चे, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 8। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के जो चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है ट्राई अगेन। ये एक बच्चों पोएम है, पोएम। इसके हम क्वेश्चन आंसर और ग्रामर सॉल्व करेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी हैड डिस्कस द पोएम। हमने इसको समझा था, एक्सप्लेनेशन देखी थी। तो आई होप कि आपने वो वीडियो भी जरूर देख ली होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में जो है आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर देखें ताकि आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली यदि बात की जाए तो बच्चों क्या होता है कि इन दिस पोएम किंग ब्रूस है, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है। वो लोनली मूड में है, वो अकेला है और सोच रहा है खुद कि वो खुद को डूबा हुआ, निराशा में डूबा हुआ, गिरा हुआ, घोर निराशा से घिरा हुआ वह पाता है। और उसको ये लगता है कि वह एक राजा है, लेकिन उसका जो दिल है वो बहुत ही डूबा हुआ सा है, घोर निराशा में, सैडनेस से वो परेशान है, अकेला है और इसी वजह से वह परेशान है। क्यों परेशान है? रीजन ये है कि वो अपनी जनता के लिए एक ग्रेट डीड काम करना चाहता है ताकि उसके लोग खुश हो सके। इसके लिए उसने बहुत ट्राई किया बट वह कुड नॉट सक्सीड, सफल नहीं हो पाया। सो दैट इज व्हाई ही बिकेम क्वाइट सैड, इसीलिए वह बहुत निराश हो गया। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डेस्पेयर। उसने खुद को जो है लो डेस्पेयर मतलब होता है कि जो है उदासी में से जो है बहुत ज्यादा उदासी, उदासी, निराशा। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। उसने खुद को निराशा से में घिरा हुआ पाया और एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतना निराश था कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वैसे ही वह भी था। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही pondered there, I will give it all up, he said he। तो कुछ ही देर के बाद उसने सोचा कि मैं जो है गिव अप कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पोएम है। आप इस पोएम को पढ़िए, समझिए। ऑलरेडी वीडियो भी डाली गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम सीधा चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ कि क्वेश्चन आंसर में क्या क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है लेट अस डिस्कस। ये क्वेश्चन डिस्कशन के हैं और जो है इनको हमने सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। जो ये पोएम है ट्राई अगेन, ये एक्चुअली बच्चों है तो एक पोएम, बट इसको जो लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा गया है कि जैसे कोई स्टोरी बता रहा है। स्टोरी बेस्ड एक पोएम बना दी है। हमने क्या करना है कि ये पोएम की जो समरी लिखी गई है, इस समरी को हमने यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, कीवर्ड, इनको हमने यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स। यहाँ जो टेक्स्ट दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, उनको हमने भरना है। जैसे पहला जो वर्ड है वो है ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है कि बार बार प्रयास करना। माउंटेड मतलब होता है चढ़ना। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। और अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि प्रयास करना। इसको भी हम इसी तरीके से बोलेंगे, प्रयास करना दोबारा दोबारा से। ग्रेट मतलब महान और कॉन्कर्ड मतलब जीत। लो मतलब कि हम कह सकते हैं कि खुद को लो फील करना, मतलब हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि बहुत नीचा महसूस करना। लो यहाँ पर हो जाएगा नीचा। जो है स्ट्राइव का मतलब होता है कि स्ट्राइव की बात की जाए तो इसका मतलब भी होता है प्रयास। तो ये कुछ वर्ड हैं, अब इनको हमने यहाँ भरना है। चलिए शुरू करते हैं। द पोएम रिटन बाय रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल मतलब कि जैसे कोई लेखक जो है अपनी बात को बता रहा है। टेल्स अस द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड।
ये जो पोएम जो है ये एक नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है और इसमें पोएम में किंग ब्रूस के बारे में बताया गया है। हु वाज फीलिंग, कैसा महसूस कर रहा था वो, तो हम कहेंगे हु वाज फीलिंग लो। हु वाज फीलिंग लो। यहाँ जो है कविता की भी फर्स्ट लाइन में यही बताया गया है कि ही वाज फीलिंग क्या, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है लो। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, तो लो फील कर रहा था। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले वाली जो है ब्लैंक में लो। वह खुद को बहुत ही नीचा में जो है फील करा रहा था कि बहुत बुरा लग रहा था अपने। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, किस वजह से लो फील कर रहा था, क्योंकि वह कुछ अचीव करना चाहता था लेकिन उसमें बार बार फेल हो रहा था। फेलिंग मतलब कि विफल हो रहा था, असफल हो रहा था। समथिंग डैश फॉर हिज पीपल, क्या करना चाहता था वो, ग्रेट वर्क करना चाहता था। तो सेकंड में हम लिखेंगे ग्रेट, समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल। इन अ मोमेंट ऑफ डैश ही ऑब्जर्व, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, उदासी के इन पलों में, he observed a spider trying to reach its web high above। अब इस निराशा, है ना, या उदासी के इन्हीं क्षणों में उसने ऑब्जर्व किया कि एक स्पाइडर ट्राई कर रही है पहुंचने की, कहां पर, इट्स वेब हाई अबोव, कि जो उसका वेब बना हुआ है, जो मकड़ी का जो घर है, वहां तक पहुंचने की प्रयास कर रही है। द स्पाइडर, वो जो मकड़ी थी वो क्या करती है, माउंटेड एवरी टाइम इट फील आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या करती है, माउंटेड मतलब चढ़ती है, हर बार मकड़ी जो है हर बार चढ़ती है। इट फील आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, वो हर बार अपने गोल के पास चढ़ तक जाती है, गिरती है लेकिन फिर से चढ़ती है। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितने अटेम्प्ट उसने लगाए वहां तक पहुंचने के, 9। ही मेड 9 अटेम्प्ट्स एंड फाइनली सक्सीडेड, 9 प्रयास करने के बाद फाइनली वह अपने घर तक पहुंच गई। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कॉन्कर्ड, अब क्या आएगा कि जब एक मकड़ी जीत सकती है, आफ्टर अटेम्प्टिंग सो मैनी अटेम्प्ट्स, है ना, और आफ्टर 9 अटेम्प्ट्स जब स्पाइडर जीत सकती है तो वो क्यों नहीं जीत सकता, एंड सो वुड ही, तो जब मकड़ी जीत सकती है, घर पहुंच सकती है, तो वह क्यों नहीं। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइक, क्या बच गया अभी। अब मकड़ी से इंस्पायर होकर किंग ब्रूस क्या करता है, दोबारा से जो है प्रयास करता है, निर्णय लेता है कि वह दोबारा से अपने देश की जनता के लिए एक महान काम करेगा। व्हेन ही बच गया लास्ट, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन ही ट्राइड, ऐसा सोचकर जब इसने ट्राई किया कि दोबारा से मैं महान काम करने के लिए ट्राई करूंगा, दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली वह नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया, सफल हो गया, जीत गया, सफल हुआ। मकड़ी के डिटर्मिनेशन से वह इंस्पायर हुआ, इंस्पिरेशन लेकर उसने दोबारा से प्रयास किया, ट्राइड किया पहले से भी मजबूत इरादे के साथ, और वह अल्टीमेटली जीत गया। तो ये थी पूरी कहानी, पोएम को हमने इन स्टोरी स्टाइल हमने इसको लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली, तो यहाँ पर क्या करना है, हमने आंसर लिखना है, जो सुटेबल रीजन देना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, वी कैन से दैट द पोइट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल, पोइट ने यहाँ पर पोएम में एक नैरेटिव स्टाइल यूज किया है, बिकॉज
क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि इट टेल्स अस, ये क्या करता है, इट टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ अ किंग नेम्ड किंग ब्रूस। तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोएम है ये हमें बताती है, कहानी बताती है किसके बारे में, एक राजा के बारे में जिसका नेम क्या था, किंग ब्रूस था। तो इसीलिए जो है यहाँ नैरेटिव स्टाइल में इसको लिखा गया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, पोएम का जो मेन उद्देश्य है, सेंट्रल आइडिया या मतलब मेन आइडिया, मेन थीम क्या है पोएम की, तो मेन थीम ये है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज नेवर गिव अप। जैसे राजा ने सोच लिया था कि मैं गिव अप कर दूंगा, तो वो ऐसा पोएम कहती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड वी शुड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज या वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग ट्राइंग वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग। तो ये इसका आंसर होगा। तो यही इसकी मेन थीम थी कि हमें कभी भी क्या नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें तो ऑलवेज जो है हमेशा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पोएम में से हमें हर एक क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है उसके 3 एग्जांपल हमें लिखना है। लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, वो हमें एग्जाम्पल लिखने हैं जिनसे हमें पता चलता है कि स्पाइडर ने जो है बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, एफर्ट एफर्ट लगाया है पोएम में। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जैसे पोएम में आया है एक वर्ड, सेंटेंस आया है कि अप इट रेन नॉट अ सेकेंड टू स्टे। यहाँ पोएम की तरफ चलते हैं, यहाँ से हम समझेंगे। यहाँ लिखा है जस्ट वेट, प्रयास करने की बात जो कही गई है, ये एक लाइन है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसने बार बार एफर्ट किया है। अप अप इट रैन, रेन नहीं रैन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक तो ये लाइन हो गई। फिर जो है एक ये भी लाइन हो सकती है, इट्स हैड ग्रू स्टडी, और जो है अगेन इट वेंट, ये भी ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये लाइन भी एग्जाम्पल हो सकती है। और कौन सी लाइन हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक लाइन और हम यहाँ पर लेंगे, अगेन इट फेल एंड swung below बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। तो ये 3 एग्जाम्पल हम लेंगे, इनसे पता चलता है कि स्पाइडर ने क्या किया है, पोएम में जो है विनर बनने के लिए क्या किए, एफर्ट लगाए हैं। स्पाइडर्स एफर्ट, पहली लाइन अप इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, फिर है इट्स हैड ग्रू स्टडी, जो उसका हेड था सिर थोड़ा सा बैलेंस में आया और वह ठीक से खड़ी हो, मतलब अपनी स्थिति को उसने संभाला और दोबारा से उसने चलना शुरू किया। फिर हम कह सकते हैं अगेन इट फेल, वह दोबारा नीचे गिरी और जो है हवा में झूलने लगी, बट अगेन इट क्विकली माउंटेन, फिर से वह दोबारा से ऊपर की ओर चढ़ती चली गई। तो ये लाइनें जो है हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लाइनें बताती है कि पोएम में चींटी ने सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? एलिट्रेशन आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक जगह पर आया था लिखा कि फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ये एक लैंग्वेज टूल होता है बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच। इस एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो पोएम का जो स्टैंजा है, उस स्टैंजा में कई बारी क्या होता है, अ, जो वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर, वो एक सभी वर्ड्स में सेम होता है, तो उसको बोलते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच में भी एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं अनुप्रास। आपने कहीं न कहीं एक वर्ड सुना होगा कि बड़े बच्चे जब 9th 10th में जाते हैं तो उनको हिंदी का टीचर अलंकार एक विषय पढ़ाता है ग्रामर में। ग्रामर में जो अलंकार होता है उसको इंग्लिश में बच्चों फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं और उसमें जो है एक अलंकार होता है अनुप्रास, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। और अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया जाता है पोएम में उसमें एक जैसे ही वर्ड जो है जो वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे आपने भी जो है 6th क्लास में कई सारे एग्जाम्पल सोल्व किए होंगे। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट होगी वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होगी क्या, और वो कब रिपीट करेगी, जब जो है वर्ड्स में बिगनिंग का लेटर क्या है सेम रहेगा, उनकी साउंड जो है सेम रहेगी। तो ऐसे हमने जो जो पोएम में से एक दो लाइन ढूंढकर लिखनी है। यहाँ पर बताना है कि एलिट्रेशन जो होता है, एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, और उसमें क्या होता है जो बिगनिंग साउंड होती है वो रिपीट करती है। जैसे एक हम यहाँ पर लिखते हैं एक पंक्ति लेते हैं, हम पोएम की एक सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर पोएम में एक लाइन दी गई है, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। अब देखो यहाँ पर कैसे है ये लिटरेशन। यहाँ पर ब्रूस ब्रूस में बी है, और यहाँ पर जो वर्ड दिया गया ब्रेस्ट, यहाँ पर भी बी है। तो इस तरीके से पोएम में आपको कई सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनमें साउंड जो है सेम साउंड होती है, लेटर भी सेम ही होते हैं। बट वो बात है कि लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ये हमने ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट लेटर होता है। ठीक है, आप और भी यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे वो एक वर्ड मतलब सेंटेंस में वर्ड आए इंच बाय इंच, इंच बाय इंच, और हायर एंड हायर। तो कुछ इस तरीके के वर्ड। अब इनमें कैसे एलिट्रेशन है सर, यहाँ इंच में आई है फर्स्ट लेटर, ये आई हो गया, एच हो गया, ये एच हो गया। तो इस तरीके के जब हम लिखते हैं लेटर जो जिनकी साउंड सेम होती है वहाँ एलिट्रेशन होता है। ये हो गया। अब यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज इन द पोएम, ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली स्टेडली, अप। तो ये जो रिपीटेशन की है ये क्यों किया है पोएट ने, इनको ट्राइड एक ही बार लिख सकता था, स्टेडली या अप एक ही बार लिख सकता था पोएम में, लेकिन उसने इनको रिपीट किया है, ऐसा क्यों किया है। तो हम लिखेंगे इसके लिए द पोएट रिपीट द phrases टू शो, यह दिखाना चाहता था, टू शो कंटिन्यू एफर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। पोएट चाहता था कि वो एक कंटिन्यू एफर्ट दिखाए और स्पाइडर का जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वह दिखाना चाहता था, ये सब यूज करके, ऑफ द स्पाइडर। दैट इज व्हाई द पोएट रिपीट्स द वर्ड्स और phrases इन द पोएम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है बच्चों यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। ओके, यहाँ लिखा है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी, ए बी बी ए और ए बी ए बी। देखो यहाँ राइम स्कीम का मतलब है कि यदि हम पोएम में जाएं, पोएम की बात करें, यहाँ पर देखेंगे तो जो लास्ट लेटर मतलब लास्ट वर्ड है वो कहाँ मिल रहा है, जाके थर्ड लाइन के लास्ट लेटर से मिल रहा है, क्राउन डाउन। थिंक सेकंड लाइन का जो साउंड है वो
4th लाइन के एंड में जो वर्ड दिया गया उससे मिल रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि जो राइम स्कीम है वो कुछ इस तरीके की है कि हम इसको लिख लेते हैं ए, यहाँ पर सेकंड वर्ड डिफरेंट है तो बी लिख लेते हैं। इस ए वाले वर्ड की साउंड दोबारा से थर्ड सेंटेंस में मिल रही है तो फिर हम इसको ए लिखेंगे, यहाँ पर चौथे के साथ मिल रही है तो इसको बी लिखेंगे। तो हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी। यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो पोएम है इसमें जो राइम स्कीम यूज हुई है वो यूज हुई है ए बी। क्या सर सिर्फ फर्स्ट स्टेंजा में हुई है? नहीं, सभी में है। जैसे डीड और सक्सीड, यहाँ पर इन दोनों की राइम स्कीम जो है एक जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ए रख लेते हैं, इसको भी ए। अब जो है दूसरा है ग्लैड, ग्लैड में बी रख लेते हैं स्कीम बना के, और यहाँ पर सैड, इन दोनों की साउंड मैच हो रही है। तो इस पूरी पोएम में बच्चों जो है राइम स्कीम जो है वो ए बी के फॉर्मेट में यूज की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा से चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ब्रावो। ब्रावो मतलब शाबाश, शाबाशी के लिए यूज किया जाता है। शाबाश ये वर्ड है। अब देखो शाबाश जो वर्ड यूज हुआ है इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ब्रावो ब्रावो, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है इसके बाद एक्सक्लेमेनेशन मार्क यूज हुआ है। और एक्सक्लेमेनेशन मार्क को बच्चों हम बोलते हैं इन इंग्लिश, ये एक इंटरजेक्शन है, कंजक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन। तो ये हम यहाँ कहेंगे कि जो इस क्वेश्चन में ब्रावो जो वर्ड है वो क्या है? ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड एडजेक्टिव। नहीं, एडजेक्टिव और कंजक्शन नहीं बल्कि इंटरजेक्शन है, क्योंकि ब्रावो के बाद में क्या आया है? जो है एक्सक्लेमेनेशन मार्क यूज हुआ है, तो ये इंटरजेक्शन बन जाएगा। अब है द पोइट यूजेस। पोइट ने क्या किया है, कवि ने क्या किया है? पोइट ने इस पोएम में दो तीन वर्ड ऐसे यूज किए हैं जो कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों कि वर्ड को संक्षिप्त करके लिखना। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखना, बड़े की जगह पर छोटा करके लिखना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम लिखते हैं कुड नॉट, ये वर्ड है, अब लेकिन हम इसको आजकल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कुडंट। डू नॉट, डू नॉट को हम ऐसे लिखते हैं डोंट, ये हो गया डोंट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है यहाँ पर ट्वास, ट्वास मतलब होता है इट वाज, और टिस, टिस का मतलब होता है इट इज, इट इज। तो ये क्या है? फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है तो हम इसका आंसर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है, छोटा करके लिखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर्ड टू किंग ब्रूसेस ओन स्ट्रगल, कि जो स्पाइडर ने पोएम में के अंदर बार बार चढ़ने की जो कोशिश की और बार बार गिर रही थी, कहीं न कहीं वह ये दिखा रही है कि वो भी अपने घर तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आफ्टर 9 अटेम्प्ट्स क्या होता है बच्चों कि वह अपने घर पर पहुंच जाती है और वह सक्सेस हो जाती है। ठीक है, सक्सेस हो जाती है। तो राजा जो है बार बार स्ट्रगल कर रहा है ग्रेट डीड करने की, ग्रेट डीड मतलब महान काम करने की, बट एवरी टाइम वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। फेल होता है तो वह खुद को सैड फील कराता है, अलोन रहता है। ठीक है, डेस्पेयर, लो डेस्पेयर में बैठा है वह, लो डेस्पेयर फील करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्ट्रगल है वो एक स्पाइडर के साथ कंपेयर किया गया। Just as the spider repeatedly attempts to reach its web, Bruce is trying to achieve a great deed for his people. यही मैंने यहाँ बता दिया है कि जिस तरीके से स्पाइडर अपने वेब तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वैसे ही किंग ब्रूस भी जो है अपने लोगों के लिए महान काम करना चाहता है, एक बड़ी उपलब्धि अपने लोगों को देना चाहता है, बट वह फेल हो जाता है। जब पोएम में ऐसा कभी होता है कि एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, जस्ट वेट, पोएम में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को
या किसी पर्सन को या किसी प्लेस को। जब हम सेकंड किसी भी पर्सन प्लेस के साथ पर्सन प्लेस या फिर कोई थिंग या ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस बनता है जिसको हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर ऑल्सो मैंने अभी बताया था एलिट्रेशन जैसे। एलिट्रेशन क्या था? फिगर ऑफ स्पीच। तो मेटाफर भी क्या है बच्चों? फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आगे फिगर ऑफ स्पीच एक नाम दिया गया है सिमली। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। सिमली भी दिया गया है। सिमली और मेटाफर दोनों के दोनों फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। मेटाफर क्या करता है? ये इट स्ट्रेंथन्स द पोएम्स मैसेज अबाउट परसिवरेंस। जो मेटाफर है वो क्या करता है कि पोएम का जो मैसेज है उसको स्ट्रेंथ देता है, उसकी जो परसिवरेंस है उसको, अबाउट परसिवरेंस। ठीक है, कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड। ये मेटाफर ये बता रहा है कि हमें बस प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना रहता है जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। परसिवरेंस का मतलब होता है बच्चों निरंतर प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना। ये जो है मेटाफर बताता है। अब है यहाँ पर पोएम में कंपेयर किया गया। पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि जो है हमने निरंतर प्रयास करते रहना जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं, जैसे स्पाइडर ने किया है। अब मेटाफर के बारे में बताया गया। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये मैंने पहले ही बता दिया, दैट इन्वॉल्व्स एन implied comparison between two unlike things without using like और as। जहां पर पोएम के अंदर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। दो चीजों के बीच हो सकता है, दो पर्सन के बीच हो सकता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो उस सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। It suggests that one thing is another, highlighting similarities between them to add deeper meaning or understanding। मेटाफर में क्या होता है कि जो एक चीज होती है वो दूसरी चीज के साथ जो सिमिलैरिटी मिलती है उसको हाईलाइट करती है और उसका मीनिंग जो होता है वो डीपर मीनिंग होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेसिकली हमने क्या ध्यान रखना है? सेंटेंस के अंदर बस लाइक और एज वर्ड नहीं है, ठीक है, तो वहां पर मेटाफर होगा। अब हम इनको समझेंगे उदाहरण के दिए गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है, जहां पर सेंटेंस में लाइक है या फिर एज है या फिर एज और एज है, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा वो होगा सिमली। ये ध्यान रखना। जहां पर ये दो वर्ड हैं लाइक और एज, वहां सिमली होगा फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन जहां पर लाइक और एज वर्ड नहीं आया है वहां पर यूज होगा मेटाफर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अभी एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ हमने बताना है। मेटाफर के लिए हम एम लिखेंगे और सिमली के लिए हम एस लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है फास्ट ही रैन एज फास्ट एज चीता। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया एज आ गया, एज आ गया। जब सेंटेंस में एज और एज आता है तो वहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमली। ठीक है, यहाँ पर तुलना की गई कि वह ऐसे भागता है जैसे कि चीता। अब चीता क्या होता है? चीता बहुत तेज भागता है, चीता बहुत ज्यादा तेज भागता है। और यहाँ पर लड़के की कंपैरिजन की गई है चीता के साथ। कंपैरिजन तो की गई है लेकिन कंपैरिजन के तौर पर सेंटेंस में एज वर्ड आया है, तो इसलिए यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब यहाँ पर कहा है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज। स्टेज मतलब होता है कि यहाँ रंगमंच। जो दुनिया है वो क्या है? दुनिया एक रंगमंच है, दुनिया एक रंगमंच है। क्यों कहा है? क्योंकि सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। दुनिया में सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया को यहाँ पर एक स्टेज कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर किया गया वर्ल्ड को किससे? एक स्टेज से। लेकिन सेंटेंस के बीच में ना तो कहीं लाइक है, ना कहीं एज, और ना कहीं एज का कंपेयर है। तो यहाँ पर मेटाफर की जगह पर, सॉरी, सिमिली की जगह पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सेकंड वाले में। तो हम यहाँ लिखेंगे एम। आगे है द नाइट वाज एज डार्क एज कोल।
कोल की तरह से डार्क था। एज आ गया यहाँ पर, एज है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली, हम एस लिखेंगे। ही सैंग लाइक एन एंजल, उसने जो है किसी फरिश्ते, एंजल मतलब यहाँ पर हो गया फरिश्ता, उसने गाना जो गाया ऐसा गाया, कैसे, लाइक एन एंजल, ठीक है। लाइक वर्ड आ गया है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है। हमने देखा था, यहाँ लिखा था कि जहां पर सेंटेंस में लाइक, एज या फिर एज का जो है पेयर होता है तो वहां पर सिमिली होगा। हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, यहाँ पर कहीं भी लाइक और एज नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेटाफर। द क्लासरूम वाज अ जू, जैसे जू में शोर शराबा रहता है, हल्ला होता है, वैसे ही क्लासरूम की कंपैरिजन की गई किसके साथ में, जू के साथ। बट सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये मेटाफर का एग्जांपल है। आगे है द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग। स्लेप्ट लाइक अ डॉग एक फ्रेज होती है बच्चों, जिसका मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, जो बच्चा है कैसे सो रहा है, बच्चा घोड़े जो है बेचकर सोया हुआ है। बच्चे की नींद को कैसे कंपेयर किया गया है, जैसे एक घोड़ा सोता है। लाइक वर्ड आ गया, लाइक वर्ड आ गया तो हम सिमिली लिखेंगे। हर स्माइल वाज एज, पेयर में एज है तो यहाँ पर जो है सिमिली लिखेंगे। द लेक वाज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जो झील है वो एक शीशे की जैसी थी, ठीक है, झील एक शीशा थी जिसमें आसमान दिख रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर लाइक भी नहीं आया ना एज आया तो हम यहाँ लिखेंगे मेटाफर। तो इस तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमने क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, जहां पर मेटाफर है सेंटेंस में उसको हमने चेंज करना है सिमिली में, और जहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है उसको हमने मेटाफर में चेंज करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी करके दिखाया गया, जैसे नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री। जैसे माइटी ट्री क्या होता है, जो विशाल विशाल पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, नॉलेज उनकी तरह से फैलती है। लाइक आ गया, लाइक आ गया तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, हमने इसको चेंज करना है मेटाफर में। मेटाफर में कैसे चेंज करेंगे, लाइक वर्ड हट जाएगा। नॉलेज इज स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ ए माइटी ट्री, जो नॉलेज है वो पेड़ की शाखाओं की तरह से फैल रही है। ज्ञान जो है पेड़ की शाखाओं की तरह फैलता है, ये हो गया। यहाँ पर दिया गया है एक और उदाहरण कि हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है, और बीकन का मतलब होता है, बीकन मतलब उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण, कि जो उसका जो साहस है वो हमें तूफान के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उम्मीद की किरण हो। उसका साहस हमें इस तरीके से गाइड कर रहा है जैसे कि तूफान में कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती हो, ठीक है, तो बीकन हो गया। अब है, इसको हमने देखा कि ये जो है एग्जाम्पल है वो है मेटाफर का। अब हमें इसको सिमिली में चेंज करना है, ऑलरेडी करके दिया गया। हिज करेज वाज एज ब्राइट एज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, यहाँ एज और एज का यूज किया हमने, ये बन जाएगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। आगे है हिज करेज, दूसरा उदाहरण बना के दिखाया इसके का ही। हिज करेज वाज लाइक, अब लाइक यूज कर दिया, एज ए बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो बाकी तो सब सेम ही है, बाकी सेम है तो बस हमने एज और लाइक का यूज करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द बुक वाज अ ट्रेजर चेस्ट, ठीक है, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। तो यहाँ पर दिया गया कि जो किताब है वो क्या है, कि किताब जो है खजाने से भरे संदूक की तरह से थी, ठीक है, जिसमें एंडलेस क्या है, एडवेंचर्स थे। तो ये जो है मेटाफर का एग्जांपल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिमिली में कैसे चेंज करेंगे, हम सिमिली में इसको इस तरीके से लिखेंगे, द बुक वाज लाइक अ ट्रेजर, लाइक ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर चेस्ट खजाने से भरे एक संदूक की तरह से है,
आगे तो सेम ही रहेगा, filled with endless adventures, एडवेंचर्स, वेंचरस नहीं एडवेंचर, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, एडवेंचर्स, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, हर लाफ्टर वाज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डार्केस्ट डेज। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि हर लाफ्टर, उसकी जो हंसी थी, वाज लाइक अ मेलोडी, ठीक है, मेलोडी लिख दिया हमने, मेलोडी लिखना। हर लाफ्टर वाज लाइक अ मेलोडी दैट ब्रिंग दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज। क्या किया, उसकी जो हंसी थी वो इस तरीके से थी कि जैसे घने अंधेरे काले दिनों में भी क्या कर दिया, उजाला ला दिया, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि हर लाफ्टर वाज एज मेलोडी एज, ठीक है, हर लाफ्टर जो है, यहाँ कहेंगे कि हर लाफ्टर वाज लाइक अ मेलोडी, इसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे, एज का यूज करके नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ लाइक से ही बनाएंगे। आगे द माउंटेन स्टूड एज आ गया, अब एज आ गया तो ये मतलब ये एग्जाम्पल है सिमली का, हमने इसको चेंज करना है मेटाफर में। कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि द माउंटेन वाज अ गॉड, द माउंटेन वाज अ गॉड वाचिंग ओवर द वैली। जो माउंटेन है वो एक किसकी तरह से है, गॉड की तरह से है, सुरक्षा अधिकारी की तरह से है, जो क्या कर रहा है, देख रहा है कहां पर, ओवर द वैली बिलो, ये हो गया। द नाइट वाज लाइक अ वेलवेट क्लॉक, ठीक है, वेलवेट क्लॉक की तरह से है, लाइक आ गया तो हम क्या करेंगे, लाइक को यहां से काट देंगे, हम लिखेंगे यहां पर कि जो द नाइट वाज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाई इन द समर मेडो, मेडो मतलब होता है घास का मैदान, मिडो भी कई जगह पर बोलते हो, मेडो होता है। तो हर थॉट, उसकी जो थॉट है, हर थॉट वर बटरफ्लाई, हर थॉट कैसे, वर बटरफ्लाइज। इसके आगे हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, डांसिंग इन अ समर मेडो, ये हम लिखेंगे। चलिए, ये भी हो गया, हमने चेंज कर दिया सिमली को मेटाफर में और मेटाफर को सिमली में। अब पोएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। पहले तो एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनको पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर पहले जो कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं उनको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, उसने खुद को घोर निराशा में गिरे हुए देखा, ठीक है। एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी, और इतना निराश हो गया, इतना नीचे गिर गया जैसे कोई एक आदमी, एक आम आदमी गिर सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, कुछ समय के बाद उसने क्या किया, पॉन्डर्ड किया, पॉन्डर मतलब है कि उसने, हम कह सकते हैं कि निर्णय लिया, ठीक है। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब है यहाँ पर कि विचार किया, निर्णय लिया, विचार किया कि आई विल गिव इट ऑल अप, मैं अब जो है सब कुछ त्याग दूंगा, राजा ने यह कहा। नाउ जस्ट दैट मोमेंट, अब क्या हुआ, उसी क्षण एक स्पाइडर ऊपर से नीचे गिरी, स्पाइडर्स ड्रॉप विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, और किसके साथ में, जो सिल्कन फिल्मी क्लू मतलब
जो उसका जो रेशमी धागा था जिससे वह अपना वेब बनाती है, उसके साथ एकदम से नीचे आकर गिरी। कौन गिरी? स्पाइडर। अब यहाँ पर जो है इतना ही पैसेज है, क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द फ्रेज विच शोज दैट फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट। यहाँ पर आप देखेंगे, यह देखिए, यहाँ पर देखकर हमें ये बताना है कि इस पिक्चर में और इन पोएम की इन पंक्तियों में कैसी इमोशनल स्टेट यहाँ पर दिखाई गई है राजा की। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि राजा जो है, द किंग इज वेरी सैड। ठीक है, तो राजा जो है बहुत ही उदास है। ठीक है, कैसा है राजा? उदास है। एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड होपलेस। द किंग इज, यदि पोएम की बात की जाए तो यहाँ सेकंड फॉर्म में सारी की सारी तो वाज आएगा यहाँ पर। द किंग वाज वेरी सैड एंड होपलेस। व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर? डिस्पेयर से पहले लो वर्ड क्यों यूज किया है, तो वो बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द वर्ड लो, the word low shows that, जो लो वर्ड है वो ये बताता है कि that the king was the king was very sad। the king was very sad, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें जो है क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन द लाइन, इन द लाइन एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर। पॉन्डर का मीनिंग क्या होता है? पॉज्ड, थॉट, नोटिस्ड एंड रेस्टेड। तो यहाँ पर पॉन्डर का मतलब होता है बच्चों थॉट। एक मिनट बच्चों, जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ फ्रेज पूछी है कि किस फ्रेज से ये पता चलता है कि राजा बहुत उदास है। तो इसके लिए जो फ्रेज यूज हुई है यहाँ स्टैंजा में, तो वो यूज हुई है वो पहली ही जो लाइन है ना, वही फ्रेज, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन द लो डिस्पेयर। तो ये इसका आंसर है बच्चों, ये है पहले का आंसर, ये है ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, ये इसका आंसर रहेगा। दूसरे का आंसर है, ये मैंने बता ही दिया। थर्ड हो गया। फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। द फ्रेज, फ्रेज यूज हुई है सिल्कन फिल्मी क्लू creates an image of something that is long and light, very delicate and soft। तो हम यहाँ पर कहेंगे very delicate and soft। रेशमी धागा जो होता है उसको बताया गया है यहाँ पर कि जो मकड़ी जो लटकी हुई थी एकदम से नीचे आई और वो चिपकी हुई थी किसके साथ में? धागे के साथ। तो मतलब वो कैसा था धागा? वेरी डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है कि नाजुक, नाजुक। ठीक है, सॉफ्ट मतलब कोमल। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा है व्हेन इट्स टॉल्स सो हार्ड। टॉल्स का मतलब होता है बच्चों कि टॉल्स मतलब टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। When it tolls so hard to reach and cling and tumbles every time। तो ये स्पाइडर के बारे में बताया गया है कि क्या करती है वह? अपने वेब तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है और चिपकती है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और वह टम्बल भी कर जाती है। टम्बल मतलब होता है कि भाई जो है वह नीचे गिरना, घूम कर नीचे गिरना, घूम कर नीचे गिर जाती है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर आगे लिखा है बट up the insect went once more। Ah me, 'tis an anxious minute, he is only a foot from his cobweb door। Oh says while will he lose or win it। यहाँ पर ये बताया है पोएट ने कि जो इंसेक्ट है, कौन?
किसके लिए यूज किया है? स्पाइडर के लिए। वह एक बार फिर से प्रयास करती है ऊपर चढ़ने के लिए। आह मी, टिस एन एंग्जियस मिनट, मेरे लिए यह बेचैनी भरा समय है, मिनट है, क्योंकि जो मकड़ी है वो सिर्फ क्या है, 1 फुट जो है दूर है अपने कोबवेब डोर से, और उसके दिमाग में विचार आ रहा है कि जब वह अपने मकड़ी के जाले के पास पहुंचने वाली है तो क्या वह अपने जाले के पास पहुंच जाएगी, क्या वह जीत जाएगी या फिर हार जाएगी। तो उसके मन में ये क्वेश्चन उठता है, राजा के मन में। चूज द करेक्ट एनालॉगी ऑप्शन टू कंप्लीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है कि हमने एक ऐसा आंसर देखना है जिसमें समानता हो। कैसे? जैसे टॉल्स का मतलब क्या होता है? हार्ड। टॉल्स मतलब टू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड। रोल और टम्बल, तो यही इसका आंसर होगा। रोल मतलब घूम के आना, टम्बलिंग का मतलब भी यही होता है, तो इसका आंसर जो है ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पाइडर्स हाइलाइटेड इन द पोएम। कि पोएम में ध्यान देंगे तो कुछ विशेषताएं पता चलती हैं जो कि एक स्पाइडर के अंदर है, वो कौन कौन सी है वो बतानी है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, इस लाइन के आधार पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर स्पाइडर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलती है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर मतलब एक बार फिर से जो मकड़ी है वह ऊपर की ओर गई। तो इसका मतलब ये है कि वो कैसी क्या कर रही है? हार्ड वर्कर है वो, हार नहीं मान रही है, हार्ड वर्किंग स्पाइडर है। जैसे राजा ने हार मान ली थी, गिव अप कर दिया था, लेकिन बाद में उसने स्पाइडर को देखा बार बार मेहनत करते हुए। तो यहाँ पर ये लाइन जो है यही बता रही है, वेंट वंस मोर मतलब वंस मोर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्पाइडर है वह कैसी है? हार्ड वर्किंग नेचर की है, और घर तक अपने कोब वैम तक पहुंचना चाहती है, वेब तक जाना चाहती है, बार बार गिर रही है, उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि उस जो है डिटरमाइंड है वो, कैसी है? डिटरमाइंड। तो ये भी हमने लिखना है, ठीक है। और जो है कभी भी वह हार नहीं मानती है, नेवर गिव अप, तो ये भी हम लिख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एक्सप्रेशन आ मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, रिलीफ, स्ट्रेस और लोनलीनेस। तो ये जो आह मी जो दिखाता है ये यूज करता है किंग अपने लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। स्पाइडर को देखता है तो उसको उत्साह मिला, और खुद को देखता है तो स्ट्रेस में रहता है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेस वर्ड यूज होगा यहाँ पर। आगे है कंपेयर द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट। जो रीडर्स हैं वो खुद से इस एक्सट्रैक्ट को कैसे रिलेट कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे क्यों? क्योंकि क्योंकि वी फील वी ऑल वी ऑल फील सैड। जैसे राजा जो है सैड हो गया था, तो हम भी कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जब हम जो है सैड फील करते हैं, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? जैसे मकड़ी ने किया, क्या किया? बट ट्राई अगेन, वी ऑल फील सैड बट, मस्ट मस्ट एक वर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पर, मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, है ना, लाइक द स्पाइडर। जो रीडर है, पोएम को रीड करने वाला है, आर एबल टू रिलेट, वो इसलिए रिलेट कर पाएगा इस एक्सट्रैक्ट को क्योंकि जैसे राजा है, ब्रूस है, वो भी एक बार होपलेस हो जाता है, और होपलेस यहाँ पर दिखाई गई है। स्पाइडर भी गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, लेकिन लास्ट में वह जो है जीत जाती है, सक्सेस हो जाती है। तो यदि हम भी स्पाइडर की तरह से बार बार प्रयास करेंगे तो हम भी अपने जीवन में जो है विनर बन सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब है यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कि हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। कि जो पहला जो स्टेंजा है वो पोएम का मूड कैसे सेट करता है,
हेल्प करता है, ठीक है, पोएम के मूड को सेट करने में कैसे हेल्प करता है, फर्स्ट स्टैंजा वो बताना है, ठीक है। तो ये मूड कैसा है पोएम का, फर्स्ट स्टैंजा से पता चलता है। कैसा कि जो राजा कैसा है, सैड है एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस, इसका आंसर हो जाएगा सैड एंड हेल्पलेस। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, इनका आंसर हम एक ही जगह जो है लिखे हैं, जो है वहां पर इनको सॉल्व करेंगे। पहले इससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर सीधे डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग सॉरी अपोजिट वर्ड लिखने हैं, इनको हम कर लेते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे अप का क्या होगा, डाउन। फास्ट का क्या होगा, स्लो लिखेंगे हम, फास्ट स्लो। ग्लैड, ग्लैड सैड, ग्लैड मतलब होता है खुश, उदास। विन, लूज। सक्सीड, सक्सीड का हम लिखेंगे फेल, ठीक है, सक्सीड फेल। तो ये हमने लिख लिए हैं। अब हम चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की तरफ, और बाकी जो चीजें दी गई हैं उनको भी हम सीधा वहीं पर सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर बच्चों, एक एक करके इन सभी क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि कैसे सेटिंग जो है होती है, कैसे पोएम का मूड सेट किया जाता है फर्स्ट स्टैंजे में, वो बताना है। तो इट शोज दैट, फर्स्ट स्टैंजा ये शो करता है कि द किंग ब्रूस इज सैड एंड होपलेस, which create a serious and emotional mood in the poem। तो ये हम लिखेंगे in the poem, सीरियस और इमोशनल मूड शो करता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूसेस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टूवर्ड्स द एंड। स्टार्टिंग में जो किंग का जो एटीट्यूड था वो था सैड, एंड उसने सोच लिया था कि गिव अप कर देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द पोएम वो जो है इंस्पायर हो जाता है, और होपलेस की जगह अब वो होपफुल हो जाता है। इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पाइडर एंड बिकेम होपफुल, इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पाइडर एंड बिकेम होपफुल। तो हम लिखेंगे इन द बिगिनिंग ही इज सैड एंड रेडी टू गिव अप, बट इन द एंड he becomes hopeful and determined after seeing the spider। तो हम ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट डिस्क्राइब every action of the spider in great detail। What does this tell us about his attitudes toward the spider? स्पाइडर के बारे में जहां भी बताया गया है वहां बड़े ग्रेट डिटेल के साथ बताया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि पोएट जो है क्या बताना चाहता, पोएट जो है का एटीट्यूड क्या है स्पाइडर के प्रति, ये सब बताने का, ठीक है। ग्रेट पूरे डिटेल के साथ बता रहा है, तो इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो वो क्या करना चाहता है कि द पोएट एडमायर्स एंड रिस्पेक्ट द स्पाइडर बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से पहले हम एक सेंटेंस लिखा देते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और उसके हार्ड वर्क की क्या करता है, वो तारीफ करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए डिटेल में बता रहा है। हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर्स अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप। जो स्पाइडर है वो हमें कैसे इंस्पायर करती है कि हम अपनी निराशा से बाहर निकल सकते हैं और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे द स्पाइडर टीचेस अस टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फेल्योर। जो स्पाइडर है वो ये हमें यही सिखाती है कि हमें बार बार प्रयास ही करते रहना है, भले ही हम फेल होते जाएं, फेल भी हो रहे हैं उसके बाद भी हमें हार नहीं माननी है। यही स्पाइडर सिखा रही, क्योंकि खुद स्पाइडर ने भी जो है अपने घर तक पहुंचने के लिए 9 अटेम्प्ट्स जो है किए थे उसने, है ना। 9 अटेम्प्ट देने के बाद जब लास्ट 10th अटेम्प्ट उसने लिया तब जाके वह अपने घर तक पहुंची थी। क्वेश्चन है, द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये बात सही है कि जो हमें भी कई बार यही सिखाया जाता है, टीचर्स जो बताते हैं कि भाई जो हम फेल हो रहे हैं वो सिर्फ फेल नहीं है, वो सक्सेस की तरफ हमारा पहला कदम है, क्योंकि फेल हुए हैं तो हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस बिकॉज द स्पाइडर फेल्स मैनी टाइम्स क्या, 9 टाइम्स। द स्पाइडर फेल्स 9 टाइम्स बट फाइनली सक्सीड्स।
दिस शोज दैट फेलियर्स हेल्प अस लर्न एंड रीच सक्सेस। जो फेलियर्स होता है वही हमें सिखाता है क्या कि हम किस तरीके से सफल हो जाएंगे। जैसे एक कोटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोंट रीड द सक्सेस स्टोरीज, है ना, ऑलवेज रीड द जो है स्टोरी ऑफ लूजर्स। क्यों? क्योंकि लूजर्स के पास सक्सेस तक पहुंचने के अलग अलग अटेम्प्ट जो है बताए जा मतलब अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्पाइडर्स जर्नी टेल अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ्स, इलेबोरेट। यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से स्पाइडर्स की जो जर्नी है वो हमें ये बता रही है कि जरूरी नहीं है कि कोई महान आदमी ही हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बन सके। नेचर में हर वो छोटी छोटी चीज जो स्ट्रगल करती है और स्ट्रगल करने के बाद हार नहीं मानती है और अपनी जिंदगी में जीत हासिल करती है, वो हर चीज हमें इंस्पायर कर सकती है। इसको बताना, इलेबोरेट करिए ये बात। तो हम यहाँ लिखेंगे एनी वन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इवन अ स्मॉल स्पाइडर इंस्पायर्ड अ किंग। यहाँ मतलब कि कोई भी सोर्स हो सकता है इंस्पिरेशन का, चाहे वह स्मॉल स्पाइडर ही क्यों ना हो, जिसने राजा को इंस्पायर किया। दिस शोज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, नो मैटर हाउ स्मॉल और सिंपल। जो है ये शो करता है कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, उसका साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, स्मॉल है या बिग है ये मैटर नहीं करता है। इवन जैसे हम कहें एंट, चींटी है, चींटी से भी हम सीख सकते हैं। चींटी क्या करती है? चींटी जो है हम कहेंगे चींटी के बारे में कि चींटी बड़ी एक लेबोरियस है। लेबोरियस का मतलब होता है बच्चों की मेहनती है, दिन भर जो है खाना इधर से उधर इकट्ठा करती रहती है ताकि बारिश के दिन जब आए तो वह अपने बिल में घुसकर आराम से बैठी रहे और खाना खाती रहे। ठीक है, बहुत मेहनती होती है। तो यहाँ तो स्पाइडर की बात है, एंट चींटी का उदाहरण लिया हमने। चींटी भी बहुत मेहनती होती है, दिन भर मेहनत करती है। साइज और मैटर नहीं करता है कि कौन जीव कितना बड़ा है, ठीक है, और कौन सिंपल है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वह मेहनत कितनी करता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम वापिस चलते हैं टेक्स्ट बुक पर, क्या क्वेश्चन दिया गया उसको भी हम देख। नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर क्या है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए और इनमें यहाँ पर वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो इनका मीनिंग जो है यहाँ दिया गया है, हमने मैच करना है। फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन फॉर दीज वर्ड्स। आप अपने भी सेंटेंस जो है यहाँ पर फ्रेम करेंगे। जैसे यहाँ पर नीचे सेंटेंस बनाकर दिए हैं, आप पहले तो इनका मीनिंग समझेंगे, यहाँ इनका मीनिंग दिया गया है, फिर आप जो है अपने सेंटेंस लिखेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। एंडेवर मतलब होता है कि मेहनत, प्रयास, ठीक है, प्रयास। Ants toils tirelessly to save food for rainy season। जैसे हमने अभी ऊपर बात ही की थी, एंट की ये उदाहरण आ ही गया है। We encourage all students to strive to do their best। strive मतलब होता है प्रयास। The sailor braced themselves against the strong wind। braced मतलब होता है तैयार करते हैं खुद को। जो नाविक, सेलर जो होते हैं नाविक, क्या करते हैं, तैयार करते हैं खुद को किसके अगेंस्ट, जो जब तेज हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर एंडेवर का मतलब जो होता है, पहले इनको ऊपर देख लेते हैं क्या क्या दिए गए। वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम। वर्क वेरी हार्ड की बात आती है तो हमने ऊपर ही पढ़ा था क्वेश्चन में, जो टॉल्स जो वर्ड है टॉल्स, इसका मतलब ही होता है टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, ठीक है, टू वर्क हार्ड। प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, ये आ गया टॉल्स का मतलब, तो ये है बच्चों, ये है टॉल्स। वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड का मतलब होता है जस्ट वेट, जस्ट वेट, यहाँ पर है वर्क वेरी हार्ड और एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट।
यहाँ पर हम लिखेंगे द सेलर ब्रेस। ब्रेस का मतलब हो जाएगा पहले का वर्क वेरी हार्ड। वी एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स। स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है कि टू ट्राई, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। तो ये हो जाएगा इसका मतलब स्ट्राइव, कि कुछ बहुत ही हार्ड काम करना, कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ कठिन परिश्रम करना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइव, प्रयास। एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, दैट इज टॉल्स। ये जो कौन बच गया भाई, कौन सा बच गया यहाँ पर, तीसरा, ये है हमारा टॉल्स। टॉल्स का हो जाएगा दूसरा, प्रिपेयर देमसेल्फ। टॉल्स हो गया यहाँ दूसरा, सॉरी दो, प्लीज मेक एवरी एंडेवर, तो ये हो गया तीसरा। और पहला, पहला तो यहाँ हो गया, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमने मैच करने। चलिए अब आगे चलते हैं। द पोएम यूजेज वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस, जैसे इंच बाय इंच, लॉन्ग वे अप, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हाफ। तो यहाँ पर डिस्टेंस के लिए यूज किया गया। इंच बाय इंच का मतलब होता है एक एक जो है इंच करके। हायर बाय, हायर एंड हायर मतलब ऊंचा और ऊंचा। लॉन्ग वे अप, ऊपर की तरफ जो है लंबा रास्ता। यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस के लिए वर्ड यूज किए गए पोएम में। अब नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कुछ का मतलब है दूर के लिए यूज किए गए हैं, कुछ पास के लिए। जैसे वर्ड दिया गया प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का जो मतलब होता है वो होता है निकटता, निकटता। और ये वर्ड कहाँ पे आएगा, निकटता हमेशा नियर की चीजों के लिए यूज होता है, तो प्रोक्सिमिटी जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। मिडल ऑफ नोवेयर, मिडल ऑफ नोवेयर, तो मिडल ऑफ नोवेयर का यूज हम करते हैं दूर की चीजों के लिए, तो ये मिडल ऑफ नोवेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विसिनिटी। विजिनिटी, विजिनिटी का मतलब होता है, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। आसपास नियर की चीजों के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विसिनिटी। आगे है नेक्स्ट वर्ड है एडजेंस्ट, सॉरी एडजेंस्ट। एडजेंस्ट का मतलब भी होता है नजदीक, एडजेंस्ट, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे एडजेंस्ट, एडजेस्ट। नेक्स्ट है रिमोटनेस। रिमोटनेस जो वर्ड है वो दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं, रिमोटनेस, ये हम लिखेंगे रिमोटनेस। यॉन्डर, यॉन्डर मतलब उधर, उधर, उधर मतलब दूर की चीजों के लिए। इधर जो वर्ड होता है वो पास की चीजों के लिए, उधर जो है दूर की चीजों के लिए। अब है अफार, अफार मतलब दूर। और स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो मतलब आप देख ही रहे हैं कि स्टोन जो है कहाँ दूर जाके पड़ेगा, तो दूर जाने के लिए स्टोन को थ्रो किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दूर की चीजों के लिए यूज होता है, तो हम कहेंगे स्टोन थ्रो। लाइट ईयर, लाइट ईयर तो बहुत ज्यादा दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्टार्स की बात की जाए, ठीक है, जैसे हम बात करें सन है, सन की जो अर्थ से दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी है, तो उस दूरी को हम लाइट ईयर्स के रूप में यूज करते हैं। हेयर लाइन, हेयर लाइन जो वर्ड है वो आप देखेंगे अपने जो सिर के बाल हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं पास की चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो हेयर लाइन करें। फर्दर, फर्दर जो यूज होता है, फर्दर जो वर्ड बना है बच्चों वो फार से बना है, फार फर्दर। ठीक है, तो फर्दर जो वर्ड है दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ फर्दर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये छोड़ देते हैं एक बार, इस पे आते हैं। Let us speak. Narrate a personal experience about a time when you feel motivated by someone or something to carry on or never give up. Your perseverance help you. यहाँ यही बताया गया है कि आप जो है अपने जीवन के किसी एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए जिसने आपको मोटिवेट किया हो। वो हो सकता है कोई आदमी हो या कोई चीज हो ऐसी जिससे आप मोटिवेट हुए हो, और आपको उसने मोटिवेट करने के बाद यही कहा हो कि आप कैरी ऑन करिए, आप हार मत मानिए, आप जो है अपने निरंतर प्रयास जो किया आपने
कैरी ऑन करने के लिए वो आपको किस तरीके से हेल्प किया है, इसके बारे में आप लिखिए। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि आपके सामने क्या चैलेंज था, आपको जो है प्रॉब्लम में थे तो आपको उस प्रॉब्लम ने किस तरीके से डिसहर्ट किया। देन आपने बताना है कि जब आप प्रॉब्लम में थे, आप गिव अप करने ही वाले थे, तो उस समय आपके लिए मोटिवेशन का काम किसने किया, आपने क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या रहा, आपके ऊपर उसका क्या रिफ्लेक्शन रहा, ये सब बातें आपने अपने एक्सपीरियंस में लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है एक छोटा-सा हम ये लिख सकते हैं कि एक एस्से बना लेते हैं 80 टू 100 वर्ड्स में आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस हम लिख सकते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा जब मैं बहुत ही बुरा फ़ील कर रहा था, मैं हार मानने वाला था, तो वो घटना लिखनी है। तो हम कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम आते हैं, तो हम थोड़ा-सा स्ट्रेस में हो जाते हैं और हम थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है? तो उसी के बारे में हम लिख देते हैं कि आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम्स, कि जब मेरे एग्ज़ाम थे, तो मैं उस टाइम पर बिल्कुल मुझे याद है कि मैं महसूस कर रहा था कि मैं बस गिव अप करने वाला हूँ। आई वाज़ स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड सम डिफिकल्ट चैप्टर्स एंड फेल्ट वेरी डिस्करेज्ड। मैं जो है स्ट्रगल कर रहा था कि इसलिए कि मुझे कुछ चैप्टर समझ नहीं आ रहे थे, उनको समझ में आने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था और जिसकी वज़ह से मैं बहुत ही डिस्करेज हो गया था। बट देन आई रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ अ स्पाइडर हू नेवर गेव अप। ये हमने यहाँ पर स्टोरी जो है पोएम से ही ले ली कि स्पाइडर ने जैसे स्पाइडर से इंस्पायर हुए थे किंग ब्रूस, ऐसे ही मैं भी जो है उस स्पाइडर से इंस्पायर हुआ। इट इंस्पायर्ड मी टू ट्राई अगेन। आई स्टडीड रेगुलरली एंड आस्क्ड माय टीचर फॉर हेल्प। इन द एंड आई इम्प्रूव्ड माय मार्क्स। दिस एक्सपीरियंस taught me that we should never give up and keep trying। तो ये जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे ये लगा कि हमें जो है जीवन में कभी भी क्या नहीं करना है, हार नहीं माननी है और हमें हमेशा ट्राई करते रहना है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि किंग ब्रूस वाज इंस्पायर्ड बाय अ स्पाइडर टू कीप ट्राइंग ऑन इट वाज टिल इट वाज सक्सेसफुल। इंस्पायर किया किंग ब्रूस को और यही सिखाया कि हमें हार नहीं माननी है जब तक हम सफल ना हो। थिंक अबाउट द स्टेप यू कैन टेक टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट देम डाउन। हमने क्या करना है कि हमें भी ऐसे कुछ स्टेप लिखने हैं जिससे कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अब आप अपने कजिन को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उसको प्लानिंग समझा सकते हैं कि किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। ऑल्सो एडवाइज नॉट टू क्विट और परजर्व, है ना? उसको हम ये भी बताएँगे, एडवाइस देंगे कि हमें जो है क्विट नहीं करना है, ठीक है? क्विट नहीं करना है और हार नहीं माननी है, तो इसके लिए आप जो है लेटर लिखिए। तो हम किस तरीके से शुरू करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप बताए गए हैं। पहले हमें एड्रेस लिखना है कि जैसे 20 राजेंद्र नगर, जीवनपुर। डेट लिखनी है, डियर मोनिका, थैंक यू फॉर योर लेटर्स आस्किंग मी अबाउट। तो हम फाइनली अब लिखते हैं यहाँ पर लेटर को हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों कि 20 राजेंद्र नगर, जीवनपुर, 23 अगस्त, फिर यहाँ पर आप साल लिख सकते हैं जैसे 2026, ठीक है। डियर मोनिका, थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशन। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी दोस्त है या कह लीजिए कजिन मोनिका, उसने मुझसे पूछा कि डिफिकल्ट सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने पूछा, उसके लिए थैंक यू। आई एम हैप्पी टू शेयर माई थॉट्स विद यू। मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं आपके साथ जो है कुछ अपने विचार शेयर करती हूँ जिससे आप जो है डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। टू बिगिन विद, वी शुड ऑलवेज काम एंड नॉट पैनिक व्हेन वी फेस एनी प्रॉब्लम। तो हम पहली बात ये बताएंगे कि जब भी कोई सिचुएशन खराब होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले हमें वहां पर शांत दिमाग से रहना है, हमें पैनिक नहीं करना किसी भी सिचुएशन में जब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी शुड थिंक केयरफुली। हमें बड़े ध्यान से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए एंड मेक अ प्लान टू सॉल्व इट। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई जो है हार्ड डिसीजन लेना चाहिए। पहले सोचना है बहुत ध्यान से क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर हमने किसी निर्णय पर पहुंचना है। आफ्टर दैट वी शुड वर्क स्टेप बाय स्टेप। हम फिर प्लान करेंगे, प्लान के बाद हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम तक की जो है सॉल्व करने के लिए उसकी बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। सारा हम एकदम नहीं करेंगे, एक ही दम यदि हम प्रॉब्लम के साथ जाकर सिर्फ जो है टकराएंगे तो हो सकता है कि हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देन इफ वी फाइंड इट डिफिकल्ट वी शुड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम आवर टीचर्स और एल्डर्स। यदि फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग,
तो हम क्या करेंगे, अपने टीचर से और अपने बड़ों से, मम्मी-पापा से हेल्प लेंगे। फाइनली वी शुड नेवर गिव अप, और हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड। कब तक हार नहीं माननी है, जब तक हम जो है सफल नहीं हो जाए। आई बिलीव, मुझे विश्वास है दैट कि विद पेशेंस, पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो हम कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को धीरज रखने से और मेहनत करने से ही सोल्व कर सकते हैं। यदि हम किसी भी सिचुएशन में पैनिक हो जाएंगे तो हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पा सकते। सो ऑलवेज स्टे स्ट्रांग एंड कीप ट्राइंग। तो हम बताएंगे अपनी फ्रेंड को, मोनिका को, कजिन को, कि हमें हमेशा स्ट्रांग बने रहना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो जाए। ठीक है, हार्श कंडीशन में भी, रोस्ट कंडीशन में भी हमें जो है शांत रहना है और जो है स्ट्रांग रहना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना। यूर अफेक्शनेटली दीपा। तो बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पर लेटर लिखकर अपनी जो है कजिन को कुछ टिप्स देंगे कि जिससे वह हार नहीं माने और लगातार प्रयास करती रहे और सफल हो जाए। तो बच्चों, ये थी हमारी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, चैप्टर सेकंड, ट्राई अगेन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप जो है इन क्वेश्चनों को नोट कर लिए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।